Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to class of English second year. As you know, we are studying different topics of grammar और हमने last topic जो start किया था that was essay writing. तो हमने start किया उसको question को structure को study किया, फिर हमने उसको concept study किया, उसकी significance study की. प्रीवियस लेक्चर में हमने काइंड्स ऑफ एसेज स्टडी की हैं इन डिटेल कि आपको ये पता चल जाए कि हमारे एसेज जो आने हैं वो किस किस कैटेगरी से, किस किस टाइप के, किस किस काइंड से वो बिलोंग करते हैं. तो आज हमने इसको टॉपिक को इंशाल्लाह कंक्लूड करना है और आज का हमारा टॉपिक में दो चीजें हैं, एक क्वालिटीज ऑफ अ गुड एसे और दूसरा स्ट्रक्चर. ठीक है कि प्रॉब्लम ये है हमारे स्टूडेंट्स का कि वो ये समझते हैं जी बस उनके सामने टॉपिक आ गया और उन्होंने उस पर एसे लिख देना है. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एसे राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ योर फ्यूचर स्टडीज. आप कहीं भी चले जाते हैं, छोटी मोटी कोई ना कोई कंपोजिशन आएगी, कहीं कहीं फुल एसे का पेपर भी है. ठीक है, आ जाता है. आईएलटीएस में आप जाते हैं एसे राइटिंग आ जाती है, सिविल सर्विस के एग्जाम्स में जाते हैं एसे राइटिंग है, आर्मी के उसमें जाते हैं कंपोजिशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ठीक है, इसी तरह आप आगे यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं तो आपको बड़े डाइवर्जेंट किस्म के टॉपिक्स एसेज के जो है वो आ जाते हैं. ठीक है, राइटिंग आनी चाहिए. अभी रिसेंटली मेरे पास एक स्टूडेंट आया और उसने मुझे आकर ये कहा कि सर हमें, वो बीएस का स्टूडेंट था और उसने आकर ये कहा कि सर हमें टॉपिक दिया गया है कि व्हाट आर राइट एन एसे ऑन कल्चरल इंपैक्ट ऑन एजुकेशन इन डिफरेंट सोसाइटीज. तो अब ये बड़ा डिफरेंट टॉपिक था. तो अब वो स्टूडेंट्स जिनकी एसे राइटिंग स्ट्रांग है आगे चलकर वो उस चीज को अपने हायर लर्निंग में उनका वो ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं. तो इस चीज इसीलिए मैंने इस टॉपिक को और फिर उससे भी बढ़कर ये कि आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि दिस इज योर मेरिट लेवल, ये आपका लास्ट लर्निंग लेवल है, ये आपका वो स्टेज है जहां आपने सारी चीज को अपनी पूरी 12 इयर्स की लर्निंग को समराइज करना है, कंक्लूड करना है. आगे आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन है, वहां आपको ये चीजें दोबारा सीखने का मौका नहीं मिलेगा. तो इसलिए आपने ये जो क्वेश्चन है एसे राइटिंग का, इस पर आप बड़ी थॉट दें. बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं कि जो कभी पढ़ते ही नहीं इस टॉपिक को एज अ टॉपिक यानी एसे को एज अ टॉपिक, एज अ चैप्टर नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, उसका नतीजा क्या निकलता है, फिर जब वो पेपर में जाते हैं तो वो उनसे लिखा नहीं जा रहा होता. ठीक है, वो फिर कभी हम ड्यूरिंग ड्यूटी भी कभी हो तो वो कोई स्टूडेंट कभी कोई पूछते हैं कि सर इसको हमने कितना लिखना है, तो देन टाइम हैज गॉन, अब वो टाइम गुजर चुका है. ठीक है, मैं इसीलिए इस लेक्चर को आई हैव स्प्रेड इट ओवर 3 लेक्चर्स ताकि आपको आराम से एक चीज क्लियर हो जाए. ये आपका देखें 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपका पेपर का लास्ट क्वेश्चन है और ये भी हो सकता है कि आपके कल ये लास्ट ही पेपर हो. इंग्लिश का आपका डेट शीट में लास्ट पेपर अगर आता है तो उसका लास्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है. जरा से इस चीज के अंदर थोड़ा आपकी स्लैकनेस, केयरलेसनेस आपका पूरे पेपर्स का मेरिट डाउन कर सकती है. इसी तरह जो है वो अगर ये बिगिनिंग में भी आ गया, मिडिल में आ गया पेपर, एनीवेयर इट इज, तो देखिए ये वो क्वेश्चन है. और हमारे तकरीबन 70 to 80% वो स्टूडेंट्स हैं जिनको जो एसे राइटिंग को जो है वो उससे बोर होते हैं. नेचुरल बात है, इसमें स्टूडेंट को कोई कसूर नहीं है, इट इज समथिंग नेचुरल. ठीक है, राइटिंग अभी मुझे आप गए तो हो सकता है मैं भी अवॉइड कर लूं. ठीक है, रीडिंग पर प्रेफर कर लूंगा, लेकिन बहरहाल इट इज क्वेश्चन ऑफ योर पेपर और हमने उसको एज अ पेपर क्वेश्चन ही डील करें. दैट इज व्हाई मैंने जो है वो इस चीज के ऊपर 3 लेक्चर जो है वो लगाए हैं कि आपको जो है वो ऐसे राइटिंग एक दफा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइटिंग आपको क्लियर हो जाए, आपको उसके बेस पता चल जाए. आपका ये लाइफ टाइम टॉपिक है. ठीक है, आप सीएसएस में चले जाते हैं, पीसीएस की सर्विसेज में चले जाते हैं तो वहां तो अलग पेपर है ऐसे राइटिंग का और सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स वहां मार्क आ जाते हैं. ठीक है, इसी तरह यहां पर हमारे बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी ऐसे आए कि जिन्होंने बड़े अच्छे नंबर स्कोर किए, लेकिन ऐसे राइटिंग में आकर वो उन्होंने खुद कहा कि सर हमसे अच्छा ऐसा नहीं लिखा गया. इसीलिए हमने इसको बड़ी डिटेल से स्टडी की है. तो कंटिन्यूइंग विद अवर टॉपिक ऑफ ऐसे राइटिंग, हमारा आज का टॉपिक है जी क्वालिटीज ऑफ अ गुड एसे. क्वालिटीज ऑफ अ गुड एसे यानी आप किस चीज को कहेंगे कि जी अच्छा एसे है. पहले मेरा एक टॉपिक गुजरा प्रेसी राइटिंग पर. ठीक है, उस पर आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अगर आपको कैसे पता चल जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है. ठीक है, बाकी तो आपको बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस में तो आपको आइडिया हो जाता है. ठीक है, साइंस के जो पेपर्स हैं उनमें आपको आइडिया हो जाता है कि जी कि आपने जो क्वेश्चन लिखी उसके अकॉर्डिंग अगर आपका लॉजिकल आंसर निकल आता है इसका मतलब है आपका आंसर ठीक है. लेकिन यहां आपको प्रेसी राइटिंग में कैसे पता चलेगा कि जब आपके नंबर ऑफ वर्ड जब आप एंड करें वही हो जो 1/3 रिक्वायर्ड है. लाइकवाइज स्टूडेंट के माइंड को यह पता होना चाहिए कि एज एग्जामिनर जब हम पेपर चेक करेंगे तो उसमें हमने कौन कौन सी चीजें देखनी है जिनके आपको मार्क्स मिलेंगे. खाली शीट्स भरने का मार्क्स नहीं मिलते, याद रखें.
ठीक है, मैं इसीलिए आई हैव बीन रिपीटेडली टेलिंग यू कि अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एट द एंड। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसको स्टार्ट में कर लेंगे या मिड में कर लेते हैं, तो पता हो, इससे अंदाजा रहता है कभी स्टूडेंट को पेपर नहीं आता, सीधी सी बात। तो इसके लिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि आप इसके लिए जो चीजें चेक करनी है हमने पेपर में, वो हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये 12 मार्क्स हैं, ये 12 मार्क्स इस तरह आराम से नहीं आ जाते हैं। आपके पास 12 में से 9, 10, 11 यहां तक आपको जाना चाहिए, ठीक है। और जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं जो आपके उसमें एस्से में, वो आपको आज मैं इंशाल्लाह डिस्क्राइब करूंगा, उस पर आप करें और उसके बाद एट द एंड विल सी कि कैसे इस चीज को प्रिपेयर करना है। फर्स्ट क्वालिटी इज योर एस्से शुड बी रेलिवेंट। सबसे बड़ी क्वालिटी, जो मजमून आप लिख रहे हैं वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है वो आपकी चॉइस है, जो 2-3 टॉपिक हैं उनमें से सिलेक्शन आपकी चॉइस है, वो एग्जामिनर की चॉइस नहीं है। ये चीज छोड़ दें कि एग्जाम, बात स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है कि हम ये टॉपिक लिख लें, इमेजेस, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो आपकी चॉइस है। हमें आपकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन और आपकी लैंग्वेज स्किल्स और आपकी लॉजिकल स्किल्स से गरज है, ठीक है। तो आपका एस्से जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि टॉपिक आप सिलेक्ट कर लें और उसके बाद जो है वो आप उसमें आप आगे आप उससे रिलेटेड लिख ना कुछ सकें, राइट। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो क्या चीज है, दैट इज सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। कि बाज दफा टॉपिक देखने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन उसके और लिखने में आपके पास उतना मटेरियल नहीं आता। और समटाइम्स इस तरह होता है कि कोई आपका टॉपिक जो है वो है देखने में मुश्किल है, लेकिन उसमें आपके पास मटेरियल ज्यादा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने बड़ी केयरफुली टॉपिक सिलेक्ट करने हैं, सोच समझकर। दैट इज व्हाई आई हैव सेड कि योर लास्ट 30 मिनट्स शुड बी टोटली डेडिकेटेड टू एस्से राइटिंग। अब इसकी एक एग्जांपल मैं अमूमन क्लास में देता हूं। तो फॉर एग्जांपल आपको एक टॉपिक आ गया, आ भी चुका है पेपर में, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल अब पेपर में ये टॉपिक आ गया, ये एग्जांपल मैं क्लासरूम में बार देता हूं, बहुत अरसे से देता। फॉर एग्जांपल आपको एक पेपर में क्वेश्चन आ गया, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। सपोज यू आर एग्जामिनर, आप पेपर चेक कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको रिपोर्ट में था सिनेरियो बेस्ड। सपोज यू आर एन एग्जामिनर, आप पेपर चेक कर रहे हैं। 2 स्टूडेंट्स ने ये एस्से के पेपर आपके सामने आए जिन्होंने ये एस्से अटेम्प्ट किया। एक स्टूडेंट ए था, उसने क्या अटेम्प्ट किया, उसने कंप्यूटर की जितनी थी हिस्ट्री वो बताई, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस बताई, उसने इसकी इनपुट डिवाइसेस बताई, आउटपुट डिवाइसेस बताई, डिस्प्ले डिवाइसेस के बारे में बताया, इसकी जो हार्डवेयर है उसके बारे में बताया, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, इसकी लैंग्वेजेस बताई, प्रोग्रामिंग बताई, लेटेस्ट इनोवेशंस बताई, ठीक है। जबकि टॉपिक है यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स। हालांकि आप पुराना हो चुका है, लेकिन आपके को समझाने के लिए मैंने ये टॉपिक रखा हुआ है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो उस स्टूडेंट ने कंप्यूटर को टेक्निकली बेहतरीन करके डिफाइन कर, एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। जनरेशन, हिस्ट्री, डेवलपमेंट, उसके बाद इंटरनेट, फिर उसका जो है वो उसकी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, उसकी जो है वो जो अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, फिर लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग, बहुत अच्छे तरीके से उसने कर दिया। टॉपिक था यूजेस ऑफ कंप्यूटर। एक पेपर आया आपके सामने, ये वाला स्टूडेंट ए का, बड़ा खुश हो गया कि जी मैं बहुत अच्छा ऐसे लेकर आया। अब एक दूसरा स्टूडेंट का पेपर आया, पेपर स्टूडेंट बी, उसको वो टेक्निकली कोई इतना ज्यादा कंप्यूटर के बारे में उसको एक्सपर्ट नहीं था, उसको नहीं पता ज्यादा इसकी लैंग्वेजेस का, प्रोग्रामिंग का, इसकी डिवाइसेस का। उसने यूजेस बताए, कंप्यूटर इज यूज्ड इन मेडिसिन, कंप्यूटर इज यूज्ड इन सर्जरी, कंप्यूटर इज यूज्ड इन एजुकेशन, इट इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, मीडिया, रिसर्च, ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन, रेलवेज, और या वो आजकल एजुकेशन, अब रिसेंट आप देख लें कि ऑनलाइन लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, उसने जितने जहां जहां कंप्यूटर यूज्ड हो सकता है उसने वो सारी चीजें बताई। उसने लैंग्वेजेस और उसका रेफरेंस नहीं दिया, ठीक है। वो इतना ज्यादा उसके पास जब शायद नॉलेज ना हो, उतना ही पता होगा जितना शायद मुझे इल्म हो, लेकिन उसने जो टॉपिक था उसको यूजर। अब मुझे बताएं कि आप एज एग्जामिनर आप बैठे हो तो आप किसको मार्क्स देंगे, पहले वाले को जिसने टेक्निकली एक्सप्लेन किया कंप्यूटर को, या दूसरे वाले को कि जिसने जो है वो कंप्यूटर का कहां जहां यूज होता है वहां बताया। तो डेफिनेटली अब आपका आंसर यही होगा कि जो पेपर बी था उसको आप मार्क्स देंगे, किस लिए कि वो टॉपिक से क्या था, रेलिवेंट था।
ऐसी सूरतों में हम एग्जामिनर्स क्या करते हैं कि जो पेपर ए था, अब उस बच्चे ने मेहनत लिखा है, नॉलेज डिस्प्ले किया, टाइम लगाया है, हम उसका ऐसे पूरा काट नहीं देते हैं, बल्कि उसको हम मार्क कुछ दे देते हैं, उसको हम कहते हैं पेन पुशिंग। ठीक है, पेन पुशिंग, यानी उसने पेन से लिखा है, मेहनत की है, चलो कुछ इसको मार्क दे दो। लेकिन ये वाला जो दूसरे वाला था यूज, जिसने प्योर यूजेस बताए, डेफिनेटली ये उससे ज्यादा एडवांटेज में रहेगा। दूसरी क्वालिटी, इट शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, इसका स्ट्रक्चर बहुत रिक्वायर्ड है, वो उसकी आगे डिटेल फर्दर है, अभी शॉर्ट ही मैं आपको बता देता हूं कि योर एसे शुड कंसिस्ट ऑफ 3 मेन स्टेप्स। पहला स्टेप बिगिनिंग, ठीक है, आपके एसे की बिगिनिंग होनी चाहिए, वो कैसे, वो भी आगे आगे चलकर मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल। दूसरा स्टेप है डिटेल ऑफ द टॉपिक, पूरे टॉपिक की आपने डिटेल डिस्कस करनी है। और तीसरी चीज है कि आपने अपने एसे को कंक्लूड करना है, समराइज करना है एट द एंड। ठीक है, तो ये एक तरह के, जिस तरह आप मैथ में ब्रैकेट्स यूज करते हैं, यहां से ब्रैकेट स्टार्ट होगी, यहां ब्रैकेट एंड होगी, उसके अंदर जो है वो इक्वेशन लंबी है, छोटी है, प्लस है, माइनस है, डेरिवेशन है, व्हाटएवर जो कुछ भी है वहां के ऊपर, वो उस इनसाइड है। और जब ब्रैकेट हटेगी तो एट द एंड आपके पास सामने आंसर आ जाता है। सेम इज द केस विद ऐसे राइटिंग कि आपकी ब्रैकेट इधर है और एक ब्रैकेट इसके दरमियान में आपने लिखते हैं। तीसरी चीज जो रिक्वायर्ड है दैट इज योर लैंग्वेज, या जिसको आप कहते हैं ग्रामर। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये आपका पेपर लैंग्वेज पेपर है। ठीक है, इसमें आपकी ग्रामर स्किल्स चेक होनी है, एक्सप्रेशन चेक होना है, कंपोजिशन चेक होनी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक होना है, पंक्चुएशन चेक होनी है, कैपिटलाइजेशन चेक होनी है। ठीक है, अलोंग विद योर आर्गुमेंटेशन एंड लॉजिक। तो डेफिनेटली लैंग्वेज पर आप एग्जामिनर को ना करें कि वो चांस दें कि वो आपके वहां पर जो है वो मार्क्स वगैरह काट सके। मिस्टेक्स तो होती हैं, कोई ऐसा नहीं है स्टूडेंट को बहुत ही एक्सपर्ट हो तो वो भी लिखेगा तो कोई ना कोई मिस्टेक्स आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आखिरी चीज के क्वालिटीज में कि ओवरऑल कन्विंसिंग हो, यानी आप कहीं ट्रेवल करते हैं, कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, ठीक है, बेशक काफी टाइम लग जाए, लेकिन उसमें एट द एंड आप कहते हैं यार ओवरऑल एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, ओवरऑल बंदे से बातचीत करके बड़ा फायदा हुआ, ओवरऑल उसके एटीट्यूड से मैं सेटिस्फाई नहीं हो सका। ठीक है, मजबूरी तौर के ऊपर जब ऐसे आपको मैं बता दूं, जब हम ऐसे को चेक करते हैं ना, ऐसे कोई चेक हम करते हैं, हम साथ साथ चेक कर रहे होते हैं, लेकिन जब एंड कर लेते हैं, एंड करके एक दफा फिर हम ऐसे को एक नजर में दोबारा देखते हैं। ठीक है, उसके मेन पॉइंट्स हमारे हम उसको रिवाइज कर लेते हैं जिसने क्या किया था। ठीक है, तो ओवरऑल वो हमारा एक इमेज बनता है, पढ़ने के बाद क्या आप हमें कन्विंस कर सके या नहीं कर सके। तो ये चीज है, इट इज ओवरऑल कन्विंसिंग। जैसे मैंने आपको वो यूज ऑफ कंप्यूटर वाले की दी, पहले एसए वाले जो था उसने हमें अपनी नॉलेज से तो बड़ा कन्विंस किया, लेकिन जो चीज रिक्वायरमेंट थी वो नहीं कर सका। लेकिन दूसरे वाले ने नॉलेज कम, लेकिन रिक्वायरमेंट हमें उससे ज्यादा फुलफिल कर दी। तो इसको हम कहते हैं ओवरऑल वो कन्विंसिंग होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, स्ट्रक्चर एंड रेलिवेंस। तो ये 4 चीजें हैं, आप याद रखें, इसकी बेस के ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं रिवाइज कर देता हूं कि पहले आपका सबसे पहले चीज कि आपका जो एसे है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, आउट ऑफ टॉपिक ना हो। दूसरा, इट शुड बी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, तीसरा, लैंग्वेज ग्रामर आपकी कमांड होनी चाहिए इसके ऊपर, और तीसरा ओवरऑल कन्विंसिंग हो। अब ये सारी चीजें ऐसे बैठे बिठाए नहीं आ जाती। मैं क्लास में जाता हूं तो मेरी बार बार कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट से राइटिंग करवाऊं। ठीक है, ऐसे राइटिंग करवाता हूं, पैराग्राफ राइटिंग करवाता हूं। ठीक है, ताकि स्टूडेंट की ये स्किल बिल्डअप हो। इट इज स्किल बेस्ड क्वेश्चन। वो स्टूडेंट्स जो ये समझते हैं कि इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और हम डायरेक्ट जाकर ठीक है यार खैर पेपर में लिख देंगे, आप यकीन करें कि वो स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते। उसकी वजह कि उन्होंने पहले कभी ऐसे लिखा ही नहीं है। कॉलेज के पेपर्स होते हैं उसमें भी वो टाइम पास करके बस या 2-3 पैराग्राफ लिख के उठ के चले जाते हैं, लिखा नहीं जा रहा, या बाहर जाने की जल्दी होती है। तो आप प्लीज, ये तो आपके कॉलेज बेस कॉलेज है हमारा, ये तो आप बहुत अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बार बार एग्जाम्स लेता है, टेस्ट लेता है, ठीक है, और इतनी चीजें ले रहे हैं कि आप इसका फायदा उठाएं, और जितनी ज्यादा चीजें आप ये कर सकते हैं आप ये करें। इसके अलावा आप देख लें, आपको बुक्स मिल जाती हैं ऐसे राइटिंग की, हर लेवल की, मैट्रिक की, फर्स्ट सेकंड ईयर एफएससी लेवल की। आप वो बुक्स लें, उसमें से टॉपिक देखें, और ऐसे राइटिंग एटलीस्ट वीक में 2 या 3 एटलीस्ट एसेस आपको लिखने चाहिए। आपको एक दफा फ्लो में आ गए, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आपके लिए ये एक आप वेल वर्स्ड हो गए इस चीज में। तो ये चारों क्वालिटीज तो आप पाएंगी जब आपने अच्छे खासी ऐसे राइटिंग की एक्सरसाइजेस की होंगी। इसके बगैर आप नहीं कर सकते। मेक इट क्लियर। फर्स्ट
बेशक आपको माशाल्लाह कॉन्फिडेंस हो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स पर, अपनी एक्सप्रेशन में जो कुछ भी हो, लेकिन एटलीस्ट जब तक आप उसको पहले प्रैक्टिस नहीं कर चुके होंगे उस वक्त तक उसका कोई फायदा नहीं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ द एसे। अब स्टूडेंट्स बहुत ही है, कितने पैराग्राफ होने चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट्स का एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और उनको इस चीज को क्लियर कर लेना चाहिए। और हमारा आज का कंक्लूडिंग टॉपिक भी इंशाल्लाह यही है कि जी आपका एसे का स्ट्रक्चर क्या है। You are provided an essay to be written from 250 to 300 words. 250 से 300 वर्ड्स का आपका एसे डिजायर्ड है, ठीक है। तो अब जिस स्टूडेंट ने एसे राइटिंग पहले की ही नहीं, जो मैंने पहले बताया उसने एक्सरसाइजेस नहीं की एसे राइटिंग की, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अगर जिसने पहले अपने आप को ट्रैक पर लाया हुआ है, उसने सिर्फ टॉपिक को टच करना है, उसको अब पूरा एसे को एज अ सब्जेक्ट स्टडी करने की जरूरत नहीं है। उसने जो टॉपिक सेट किया उसने अपने पैटर्न पर उसको अटेम्प्ट कर देने। आपकी बोर्ड की रिक्वायरमेंट है 250 टू 300 वर्ड्स। मैं फिर बता दूं, जैसे मैंने पहले प्रेसी में बताया था कि ये कोई एग्जैक्ट काउंट नहीं है, ठीक है, बैंकिंग काउंट नहीं है कि जी के वो 10 आप दे दिया तो वो 10 ही हो। हाँ, आप थोड़ा ओवर एंड अबव जा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, 310 320 तक चले जाएं। 250 एक मिनिमम लिमिट है, ठीक है, कोई इससे कम भी लिखते हैं आप 230 240 230 तक भी कर लें, चले आप। लेकिन जब आपने मेरिट पर आना है, आपने अच्छे नंबर लेने हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आपका एसे एक्सटेंसिव हो, एलेबोरेटेड हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे करूँ 10 शीटें भर रहे, नहीं, उसको आपसे कैसे करना है। योर एसे जनरली कंसिस्ट ऑफ 5 पैराग्राफ्स। जो आप इंग्लिश में एसे का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो कितना है, वो आपका एटलीस्ट और समटाइम्स एट मैक्सिमम भी 5 पैराग्राफ्स है। इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। 6 पर चले जाएं, 7 पर चले जाएं, इट इज मोर देन एनफ, 7 इज मोर देन एनफ। लेकिन पैराग्राफ भी सूटेबल लेंथ का, वो कैसे अभी मैं आपको बताता हूं। माइंड में अभी रखेंगे जी आपका एसे इट कंसिस्ट्स ऑफ 5 पैराग्राफ्स। फर्स्ट पैराग्राफ इट इज इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ द टॉपिक, ठीक है। जैसे आप देख लें, मेरे जितने लेक्चर्स आप उठाकर देख लें, सारा में मैंने डेफिनेशन से स्टार्ट किया, इंट्रोड्यूस कराया है। पेपर जब था उसका भी इंट्रोड्यूस करवाया। अब ये लास्ट क्वेश्चन पेपर का चल रहा है एसे राइटिंग, इसको भी मैंने पिछले लेक्चर में डेफिनेशन से स्टार्ट किया है। जितने मेरे लेक्चर हैं सारे के सारे डेफिनेशन स्टार्ट होते हैं। लाइकवाइज आपके जितने टीचर्स आते हैं क्लास में, वो टॉपिक से पहले आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। टॉपिक लिखा बताया कि जी ये टॉपिक है, वो उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं कि जी ये टॉपिक है, आपको एक फ्रेम बन जाता है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक था यूजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। जब यूजेस ऑफ कंप्यूटर आपका टॉपिक आया, तो अब आपने फर्स्ट पैराग्राफ में कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करा दिया। व्हाट इज कंप्यूटर, क्या इसका है वो हम प्रेजेंटली कहां इसको यूज कर रहे हैं शॉर्टली, ठीक है। इसमें आप बता दें कि जी मौजूदा दौर में प्रेजेंट एज में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या टेक्निकल यानी इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, हर एक की लाइफ का कंपल्सरी कंपोनेंट बन चुका है, ठीक है। तो आप इंट्रोड्यूस करा दें थोड़ा सा उसकी जनरेशन लेंथ, यानी आपका ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है तकरीबन 4 to 5 लाइंस आपको इस इंट्रोडक्शन के लिए काफी है। डिफाइन कर दें, ठीक है, इससे ज्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ डेफिनेशन है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट 3 पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ 2, 3 and 4, ये वो कंप्लीट डिटेल है, प्योरली टॉपिक आपने इसमें डिस्कस करना है। अब इसमें फॉर एग्जांपल यूजेस ऑफ कंप्यूटर, तो अब आपका सेकंड पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है एसे का, वो स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर हैज मेनी यूजेस, इट इज यूज्ड इन एजुकेशन। अब आप उस पर 3-4 लॉजिक्स दें। फिर आप इट इज यूज्ड इन हेल्थ सिस्टम्स, वो उसकी बताएं। इट इज यूज्ड इन बैंकिंग, यानी अब आपने इसमें कंप्यूटर को डिफाइन दोबारा नहीं करना कि जी के ये वो डिवाइस है जी जो 1900 में उस्मान में बनी, इसकी जी वो जनरेशन थी। फिर आप यूजेस पर आ जाएं, फिर आप चले जाएं कि जी इट हैज बिकम पार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन लाइफ। अब नहीं, वो डेफिनेशन आप दे चुके हैं, ठीक है। यहां प्योरली आपने यूजेस ऑफ कंप्यूटर को ही डिफाइन डिस्क्राइब करना है। तो आपके ये सेकंड थर्ड ये तकरीबन आप कह लें कि 6 to 7 या 7 to 8 7 लाइंस एक चलें आप स्टैंडर्ड, आप अपना क्राइटेरिया कर लें, ये तकरीबन इतने का एक पैराग्राफ आपका बनता है। तो पैराग्राफ 2, 3 और 4 है। इसके बाद आपका जो 5th पैराग्राफ है दैट इज कंक्लूजन एंड समरी, ठीक है। जैसे आप कहते हैं फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज कंक्लूडेड दैट, या फ्रॉम द अबव ऐसे इट इज कंक्लूडेड दैट, या सो वी कंक्लूड दैट कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल डिवाइस, ठीक है। इट इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट,
कॉमा सर्जरी कॉमा एजुकेशन एटसेट्रा, वी शुड यूज इट प्रॉपरली। ठीक है, 3 to 4 लाइंस विल बी एनफ, 4 लाइंस कर लें। ठीक है, तो ये आपका टोटल आपका एसे है। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें आप समझते हैं कि आप ज्यादा लिखना चाहते हैं, आप उसका 6th पैराग्राफ भी बना लें, तो वो 6th पैराग्राफ जो यहां 5th आ जाएगा, ये आपका 6th पैराग्राफ बन जाएगा। यानी आपका जो टोटल जो आपका बेसिक टॉपिक एक्सप्लेनेशन है वो ये 3 ही पैराग्राफ है। समरी तो इसी की से देखकर आपने बनानी है, और डेफिनेशन आप जो है वो इसी के अकॉर्डिंग आपने मेन पॉइंट्स आपने उसमें वो करने हैं। ठीक है, उन तक आपने ट्रैक को लेकर आना है। ठीक है, जैसे आप मोटरवे पर जाते हैं तो एक जो है वो इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज पर रोड्स मोटरवे तक लेकर आती हैं, बस आगे फिर आपके पास ओपन है, डिटेल है, आपने ट्रैवल करना होता है। ठीक है, तो इसी तरह ये इंट्रोडक्शन और ये कंक्लूजन, ये वो साइड ट्रैक्स हैं, सर्विस रोड्स हैं जो आपको एक मेन हाईवे पर लेकर आती हैं। तो आपका टोटल जो एसे जो जिसमें आपके मेन पॉइंट्स कवर करने हैं वो ये 3 पैराग्राफ्स हैं, 7 लाइंस ईच की आप कर लें। ठीक है, अब क्वेश्चन एक ये पैदा होता है कि आपका के नंबर ऑफ वर्ड्स। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक एडवाइस करता होता हूं कि यू शुड नॉट राइट मोर देन 6 वर्ड्स पर लाइन। ठीक है, आपको जो है वो 6 वर्ड्स पर लाइन से ज्यादा ना लिखें। तो आपको तकरीबन जो है 50 लाइंस ऑलमोस्ट आपकी रिक्वायरमेंट बनती है, उसको आप 5 से डिवाइड कर दें तो 10 लाइंस ठीक है आती हैं पर पैराग्राफ। वो आप 10 लाइंस यहां से काम कर लें, यहां से काम कर लें, इनकी लाइंस यहां ऐड कर दें, तो आपके पास 7 to 8 लाइंस के 3 पैराग्राफ आ जाएंगे, 4 to 5 लाइंस के ये 2 आ जाएंगे। इस तरह करके आपकी ना सिर्फ आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी, 6 वर्ड्स पर लाइन का ये क्राइटेरिया है। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं यार कि आप राइटिंग करो तो इस पर करो, चाहे वो इंग्लिश में आप आंसर लिख रहे हैं, चाहे आप फेस का क्वेश्चन कर रहे हैं, केमिस्ट्री का कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ भी बायो का कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इंग्लिश में तो है बने आप, यू शुड नॉट राइट मोर देन 6 वर्ड्स पर लाइन। आप अपने टॉपिक को रफली कैलकुलेट कर लें। आपकी जो आंसर शीट होती है उसका जो लास्ट पेज होता है उसके ऊपर आप इंग्लिश में भी रफ वर्क की हेडिंग दे सकते हैं, सिर्फ मैथ के लिए नहीं है। इंग्लिश का जो आपको जो आंसर कॉपी मिलती है वो काफी पेजेस की होती है, आप उसके आखिर में 2-3 पेजेस के ऊपर हेडिंग दे दें रफ वर्क। आप उसमें अपने सेंटेंस पेपर से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं वहां आप रफली अटेम्प्ट करके देख लें, स्पेलिंग अटेम्प्ट करके देख लें। इसी तरह जब आप बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपके माइंड में ऐसे पूरा घूम रहा होगा, रिपोर्ट घूम रही होगी। पेपर को स्टडी लाजमी करें, एक बार ये याद रखें, पेपर को पूरे को गौर से स्टडी करके फिर स्टार्ट करें, तो आप कोई पॉइंट माइंड में आते हैं एकदम आप वहां रफ वर्क में लिख लें। एट द एंड आप आज वहां देखेंगे आपके पास कुछ ना कुछ पॉइंट्स आ चुके होंगे। इसी तरह जब आप प्योर एसे का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप पहले वहां एक स्ट्रक्चर बना लें, डेफिनेशन में हमने 2-3 पॉइंट्स डाल दें, उसके बाद 2, 3 या 4 पैराग्राफ के लिए आप 6, 7, 8 पॉइंट्स सेट कर लें, आपने पॉइंट 1 सेट करें, एक्सप्लेनेशन उसके 3-4 सेंटेंस लिख दें, यही आपका एसे है। ठीक है, तो अब ये आपका टोटल स्ट्रक्चर है, 5 पैराग्राफ्स हैं। फर्स्ट पैराग्राफ इज इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ आपका एक कंप्लीट डिटेल है। ठीक है, और 5th पैराग्राफ आपकी कंक्लूजन समरी है जो आपके इन पॉइंट्स पर ही बेस्ड है। और एज फार एज नंबर ऑफ वर्ड्स आर कंसर्न्ड वो मैंने आपको बता दिया, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको बार बार अपने आप को इस ट्रैक से गुजारने की जरूरत है। आपको पता हो कि आप वेल वर्स्ड हो, ठीक है, आपका जो पेन है वो एक्सपर्ट हो, आप इस चीज को कि उसको पता हो कि अब आपने क्या करना। ठीक है, तो ये चीज है आपका एसे राइटिंग। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट, टेक इट एज स्टडी इट विद इंटरेस्ट। अब एक चीज एट द एंड में जब कंक्लूड करूंगा तो मैंने आपको देखे यहां पे एक स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बताया था एसे का, राइट। अब देख लें मैंने इन 3 लेक्चर्स में एसे को के डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। ठीक है, हमने जो है वो क्वेश्चन से स्टार्ट किया, फिर डेफिनेशन पढ़ी, फिर सिग्निफिकेंस, फिर हमने इसकी पढ़ी काइंड्स, उसके बाद हमने इसका पढ़ा क्वालिटीज, ठीक है, और आखिर में हमने इसका पढ़ा है स्ट्रक्चर। यानी एक तरतीब से हमने ये सारे टॉपिक, अगर मैं ये हैप्पैज़र्ड कर लेता, पहले आपको क्वालिटीज बता देता, फिर एकदम स्ट्रक्चर बता देता, फिर बताता आखिर में आगे चलकर डेफिनेशन बताता कि ऐसे है क्या, फिर मैं बता देता कि इसकी कौन सी काइंड्स हैं, 2 काइंड बताकर तीसरी ना बताता कोई और चीज डिस्कस कर लेता, तो आपको ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक ना समझ। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरह आप साइंटिफिक साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपको नोट्स आते हैं तो आप पहले डिफाइन करते हैं, इक्वेशन देते हैं, फिर आगे चलकर उसको एक्सप्लेन करते हैं। सेम इज द केस विद योर एसे कि आपने टॉपिक को डिफाइन करना है, ठीक है, जैसे आपको यहां बताया है, टॉपिक को आप डिफाइन करने कोई मुश्किल नहीं होता, ठीक है। टॉपिक को डिफाइन कर लें, उसके बाद आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ पैराग्राफ में आपने उसको बेड ऑफ द एसे,
पीक ऑफ द एसे, ये आपने उसको एक्सप्लेन करना है और उसके बाद लास्ट में आपने इन्हीं पॉइंट्स को कॉमा डालकर, जैसे आपको मैंने रिपोर्ट में बताया था कि समरी कंक्लूजन वो क्या चीज है कि आपने जो ऊपर इश्यूज बताए उनको कॉमा डालकर लिख दें, फुल स्टॉप, फिर जो आपने सॉल्यूशन बताया फिर उसको कॉमा डालकर लिख दें। तो सेम इज द केस हियर, ठीक है। तो आई होप कि ये आपका जो एसे राइटिंग का टॉपिक है ये आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह और बहुत बेनिफिशियल इंशाल्लाह साबित होगा। मैं एक बार फिर आपसे यानी इस टॉपिक के एंड के ऊपर ये आपसे बात करूंगा कि यू मस्ट गिव टाइम, एटलीस्ट वीक में आप 3 एसे जरूर लिखें, जरूर लिखें। आजकल लॉकडाउन है, फायदा उठाएं, ठीक है, फायदा उठाएं इस चीज का। अगर आपके टाइम आपके पास मिल रहा है, आपकी मॉर्निंग में ऑनलाइन क्लासेस, उसके बाद आपके पास डे अवेलेबल है, आप फायदा उठाएं, एसेस लिखें, ठीक है। क्लास में जब आप आएंगे इंशाल्लाह तो आई विल इंशाल्लाह भी अवेलेबल। आप मेरे पास अपने फाइल लें कि सर ये मैंने एसेस लिखे हैं, आप एक दफा इनको रिव्यू कर लें, आपको इंशाल्लाह ये बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट अवर एसे राइटिंग। टू एंड कंक्लूड करते वक्त फिर ये बात सुन लें, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट, ये आपका एक मीन्स है। जो स्टूडेंट कहते हैं हमारा एक्सप्रेशन कैसे अच्छा हो, ये आपको एक मीन्स प्रोवाइड कर रहा है, एक चैनल प्रोवाइड करें कि आप अपने आप को इंप्रूव करें। आई होप के दिस टॉपिक इज क्लियर। थैंक यू सो मच।